हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ पे है। हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ पे 4 सेशंस अपलोड कर दिए हैं। अगर वो सेशंस अभी तक आपने नहीं किए तो कोई बात नहीं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे भी उसकी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज हम लोग नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा रिलेटेड टू इनकम टैक्स एमसीक्यूज़। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू डैश पर एनम विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अप टू 5000 का गिफ्ट दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होता इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और अगर 5000 के अबव कितना भी अमाउंट पे कर रहा हो, लेट से 5500 का गिफ्ट दिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को, तो ये पूरा 5500 टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो करेक्ट आंसर होगा बी। सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म इज, एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर को सैलरी रिसीव हो रही है तो ये सैलरीड इनकम है। एनी बेनिफिट्स अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इज कॉल्ड परक्विजिट्स, जो सैलरी और वेजेस के एडिशन में मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज एक्सप्लेन्ड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज रेंट रिसीव्ड नो, जीएवी नो, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू के बेसिस पे ही टैक्स एप्लीकेबल होता है। फॉरेन हाउस प्रॉपर्टीज इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी, ये किसके केस में टैक्सेबल होगा? इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एनुअल वैल्यू इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। Which of the following is deductible from the annual value of house property? Municipal taxes paid? No. Municipal taxes paid by the owner. Municipal taxes paid by the owner for the previous year. Municipal taxes paid by the owner during the previous year. During the previous year जो भी municipal tax owner पे करेगा उसकी taxability या उसकी deductibility होगी from annual value. Next, the income from house property is taxable in the hands of the individual even if property is not registered in his name. When the property has been transferred to spouse for ineducate consideration, मतलब अगर आपने अपने वाइफ को या हस्बैंड को वो ट्रांसफ़र कर दी, where the property is transferred to a minor child for ineducate consideration, where the individual holds an ऑन इम्पोर्टेबल स्टेट, इन तीनों ही केसेस में इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबिलिटी होती है, फिर भले ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। The following conditions must be satisfied to charge the rental income under the head income from house property. The property should consist of any buildings or lands. Yes. The assessee should be one of the property. The property should not be used by the owner for the purpose of business or profession. अगर ये तीनों ही केसेस satisfied होंगी तो जो भी रेंटल इनकम आएगा वो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, Mr. Ram owns a house property. He lent it to Lakshman at 10,000 per month. Lakshman sublet it to Mr. Maruti on monthly rent of 20,000 per month. Rental income of Ram is taxable under the head. अब यहाँ कह रहा है कि राम ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसको दी? लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने उसको सबलेट कर दी मारुति को। तो ये जो राम को रेंट मिल रहा है ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, बट लक्ष्मण ने जो सबलेट करके इनकम अर्न की या इनकम जनरेट की ये अदर सोर्सेज मानी जाएगी। क्लियर? तो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेंटल इनकम ऑफ राम, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अगर राम की जगह हमसे क्वेश्चन में लक्ष्मण के लिए पूछता तो लक्ष्मण की जो रेंटल इनकम है वो कहाँ टैक्सेबल होती? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट द असेसी मस्ट सैटिस्फाई रूल 4। अब रूल 4 में ये चीज़ लिखी है ना कि जो भी आपने टेनेंसी की थी, मतलब जो भी आपने किराएदार रखे थे, टेनेंट रखे थे, वो बोनाफाइड होने चाहिए। जो भी डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है जिन्होंने पे नहीं किया, चाहे तो वो घर खाली कर चुके हों या आपने कोई ना कोई प्रॉपर स्टेप लिया हो घर को वेकेट कराने के लिए, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट हैं वो किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई ऑक्यूपेशन रन ना कर रहे हों। एंड लास्ट इसमें कंडीशन है कि असेसी ने सारे लीगल स्टेप्स भी ले लिए हों सो दैट वो अनपेड रेंट की रिकवरी कर सके। क्लियर? ये रूल 4 में दिया है, तो अगर रूल 4 को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब आप अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। Next, Rule 4 includes the tenancy must be bona fide. The defaulting tenant has vacated or steps have been taken to vacate the house. The defaulting tenant is not occupying any other property of the owner. Correct answer होगा D, all of the above. The tax paid by the tenant is, जो भी टैक्स टेनेंट पे करता है, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करता है ना, उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट या डिडक्शन नहीं मिलता है। इफ़ द हाउस रिमेन्स वेकेंट फॉर द होल ईयर, तो उस केस में एनुअल वैल्यू बट ऑब्वियस क्या होगी? निल।
द सम इक्वल टू 30% इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू एज, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे मिलता है 30%, किसका? एनुअल वैल्यू का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर ऑल पर्पसेज आर डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू, फिर भले वो परचेज के लिए लिया गया हो, रिपेयर के लिए लिया गया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Deductions from annual value is as per section 24. Which of the following is not deductible from annual value? Interest on unpaid interest, interest on loan taken for repairs, interest on loan taken for reconstruction, none of the above. अगर unpaid interest पे भी interest पे किया जा रहा है तो उसका कोई deduction annual value से नहीं मिलता है। Interest for pre-acquisition period is deductible in dash installments, total 5 installments होती हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी? निल, क्योंकि आप खुद रह रहे हो तो बट ऑब्वियस उस पर कोई रेंट तो पे नहीं कर रहे हो। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट पेड डैश इज अलाउड एज डिडक्शन 30%। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ईयर्स 7 ईयर्स, 7 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 7 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज असेसिबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, सबलेटिंग इज असेसिबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इनकम, नॉट असेसिबल ऑल ओनर्स, नन ऑफ द अबव। अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है तो भी जिसको इनकम मिल रही है उसके हाथ में उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? Municipal value or fair value, whichever is lower. Municipal value or fair value, whichever is higher. Municipal value or fair value, whichever is higher, subject to standard rent. आप देखो, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट की बात करें तो नो डाउट ये कैसे कैलकुलेट होता है। पहले हम देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू हायर होती है उसको कंसिडर करते हैं, फिर हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, फिर जो लोअर होता है उसको कंसिडर करते हैं कैसे? एज एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से वैल्यू जो हायर होगी उसको हम कंसिडर करते हैं एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा सी, और यहाँ कहीं पे भी ऑफ नहीं है, सब जगह और है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एन एडुकेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर स्पाउस और टू अ माइनर चाइल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? डीम्ड ओनर, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स में दिखा रहे हो ट्रांसफर, पर एक्चुअल ओनर कौन हो? आप खुद ही हो। An individual is considered as an owner of the house property for the purpose of charging tax to a member of cooperative society, company or AOP to whom a building or a part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society. An individual who transfers house property without an educate consideration, the holder of importable estate, इन तीनों ही केसेस में इंडिविजुअल को ही ओनर माना जाएगा, फिर भले उसने ट्रांसफर ही क्यों ना कर दी हो अपनी प्रॉपर्टी। इफ द assessee let out the building or staff quarters to the employees of business, the rent collected from such employees is assessable as income from business, no, house property, no, other sources. इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे? as other sources. The GAV of the property is depend upon the standard rent पे भी करती है, municipal valuation पे भी और fair rent पे भी। करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above. Which of the following is not a case of deemed ownership of house property? Transfer to a spouse for an educate consideration, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करो या इम्पोर्टेबल स्टेट में, बट को ओनर, अगर प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं या 2 से ज़्यादा ओनर है तो वहाँ पर डीम्ड ओनरशिप नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, इफ एन assessee earns रेंट फ्रॉम अ सब टेनेंट इन रिस्पेक्ट टू टेनेंटेड प्रॉपर्टी लेट आउट एज अ रेसिडेंस, तो उस केस में वो जो रेंट आ रहा है बट ऑब्वियस उसको सबलेट माना जा रहा है तो वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एन assessee आफ्टर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रिसीविंग अरियर्स ऑफ रेंट is or is not chargeable to tax, the same computed in the stipulated manner is chargeable to tax as, चाहे तो वो हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्सेबल हो सकती है, अदर सोर्सेज की तरह, कैसे भी उसको आप टैक्स कर सकते हो। अगर हाउस प्रॉपर्टी में हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट करें, क्योंकि सिंपली यहाँ क्या कह रहा है कि आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसके बाद अगर रेंट का जो अरियर है वो रिसीव कर रहे हो तो पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, वहाँ नहीं हुआ तो अदर सोर्सेज में कर देंगे। नेक्स्ट, Mr. Sushant is the owner of a house, the details of which are given below. GAV आपको कैलकुलेट करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। वैसे तो इस पर हमने क्वेश्चन कराया, पर देखो सिंपली हम लोग GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो दोनों सेम है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 36,000। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट है 40,000। अब इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है उसको कंसिडर करते हैं, तो लोअर वैल्यू कौन सी है? 36,000।
अब 36,000 को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से जो कि है 32,000 और इसमें से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम मानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हायर वैल्यू कौन सी है 36,000, तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा ए 36,000। क्लियर। ये ओवरऑल 35 MCQs थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम अप्रॉक्स 50 MCQs डिस्कस करके इनकम टैक्स MCQs सम अप करेंगे एंड इतने MCQs मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जैसे ही हमारे MCQ सेशंस खत्म हो जाएंगे हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप MCQs बहुत ही ईजिली कवर कर पाओगे। अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।